नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, आयुर्वेदाचार्य, माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस जिसे आम बोलचाल की भाषा में साइनस की समस्या बोला जाता है, जिसे हम कहते हैं कि साइनस हो गया। तो साइनोसाइटिस के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि साइनस क्या होते हैं। साइनस हमारी स्कल के अंदर होलो स्पेसेस होते हैं, जो खाली स्पेस होता है उनको बोलते हैं साइनस। तो साइनस का मुख्य फंक्शन क्या है? ये हमारी वॉइस को रेजोनेंस देते हैं, गूंज देते हैं आवाज़ को। दूसरा, जो हम एयर इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, जो अंदर एयर जाती है उसको ये वार्म करते हैं, उसको गर्म करते हैं। दूसरा, और उसको मॉइस्ट करते हैं। जो वार्म और मॉइस्ट एयर है वो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो ये साइनस जो है ये पैरानेजल साइनस बोलते हैं कि नाक के चारों तरफ रहते हैं। सबसे पहले फ्रंटल साइनस जो माथे पे रहता है। दूसरा मैक्सिलरी साइनस जो आंखों के नीचे और गालों के पीछे रहता है। तीसरा इथमोइडल और चौथा स्फिनोइडल साइनस। तो अब हम जानते हैं कि साइनोसाइटिस क्या होती है। जब इन साइनसिस में जो ये साइनस हैं इनके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई स्वेलिंग आ जाए, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इसको साइनोसाइटिस की समस्या बोला जाता है। तो ये 4 साइनस हैं जिनको पैरानेजल साइनस बोलते हैं। जो पहला साइनस है वो फ्रंटल साइनस। दूसरा मैक्सिलरी जो गालों के नीचे रहता है। जो फ्रंटल साइनस है वो जो माथे वाली बोन में रहता है। तीसरा इथमोइडल साइनस, जो इथमोइडल साइनस है वो नाक के पीछे रहता है। और स्फिनोइडल साइनस। तो 4 साइनस हैं। इनकी जो ओपनिंग होती है, जहाँ से इनके सिक्रीशंस जो नाक के अंदर आते हैं, वो जो नाक के साइड वाले वॉल पे और दूसरा नाक के ऊपर रहते हैं। तो इन ओपनिंग से जब इनमें कोई इन्फ्लेमेशन होती है, यानी जब साइनस में स्वेलिंग आ जाती है, तो इसमें से क्या होता है, कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं जो हमारे नाक के अंदर टपकते हैं। तो अब हम जानते हैं इसके लक्षण क्या होंगे। इसके जो लक्षण है, सबसे पहला जो लक्षण आएगा इसका नाक के अंदर आएंगे। नाक में क्या लक्षण होगा? नाक में जब साइनस की सिक्रीशन आ जाएगी तो नाक भारी भारी महसूस देगा। नाक में ऐसा लगेगा कुछ है, कुछ कुछ इसमें रेशा जमा हुआ है। नाक में कंजेशन महसूस देगी, क्योंकि नाक में जब रेशा जम जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत महसूस देगी उसको। और जो जो वो रेशा पीछे गले में टपकता है तो ऐसा लगेगा गले में कुछ टपक रहा है, सारा दिन गले में कुछ टपक रहा है। दूसरा, गले में खराश महसूस देगी और बोलने में भी दिक्कत आएगी। तीसरा, इसमें सिर में लक्षण आएंगे। सिर में लक्षण जिस साइनस की दिक्कत होगी, जैसे अगर फ्रंटल साइनस में दिक्कत है तो फ्रंटल साइनस में जो सिर में अगले हिस्से में दर्द होगा। और जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा तो वो दर्द ज़्यादा महसूस देगा, और जैसे सूरज ढलेगा तो वो दर्द कम महसूस देगा। दूसरा, मैक्सिलरी साइनस में क्या होगा कि जो गालों का जो हिस्सा है, गालों के हिस्से में दर्द होगा और आंखों में दर्द निकलेगा। जो इथमोइडल साइनस है उसमें नाक के जो पिछले हिस्से में दर्द होगा और वो आंखों पे प्रेशर डलेगा। और जो स्फिनोइडल साइनस है उसमें भी अंदर सिर के अंदर ही दर्द होगा और आंखों पे प्रेशर पड़ता रहेगा। तो ये सारे इसके लक्षण सिर से रिलेटेड थे। और इसमें अन्य लक्षण भी आता है। इसमें पूरी बॉडी में फटीग मिलेगा, पूरी बॉडी में थकावट रहेगी, किसी किसी पेशेंट को बुखार भी हो जाएगा। और नींद भी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि जब नाक बंद रहेगी तो नींद प्रॉपर लेने में भी दिक्कत आएगी, सांस ही नहीं आएगा पेशेंट को। सांस जब लेटेगा पेशेंट तो इसको लगेगा कि नाक घुट रहा है। किसी किसी पेशेंट को जो जिसकी लॉस ऑफ स्मेल हो जाएगा, मतलब उसको जो खुशबू का पता ही नहीं लगेगा कि क्या खुशबू आ रही है उस। दूसरा, किसी किसी पेशेंट में मुंह का टेस्ट भी खराब हो जाता है इसमें। तो ये था सारा इसके लक्षणों के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। कारणों में सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन होना। कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो या फंगल इन्फेक्शन। कोई ना कोई नाक के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गई तो नाक के अंदर से साइनस में ट्रैवल कर जाएगी, तो उसकी वजह से साइनोसाइटिस की समस्या हो जाती है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि डीएनएस होता है। डीएनएस मतलब डेविएटेड नेजल सेप्टम। जो नाक का जो जो बीच वाली हड्डी है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो, तो उसकी वजह से भी जो साइनस से जो सिक्रेशन आता है वो अड़चन पैदा करता है, और उसकी वजह से भी ये साइनोसाइटिस की समस्या हो जाती है। और किसी किसी पेशेंट को बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी रहती है। जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी है, पोलन से एलर्जी है, या किसी भी खाने वाली चीज़ से एलर्जी है। तो जिन पेशेंट्स को एलर्जी रहती है उनको भी साइनोसाइटिस की समस्या रह सकती है। चौथा, किसी किसी पेशेंट को कोई पॉलिप है। पॉलिप यानी नाक में कोई मस्सा हो गया, या टॉन्सिल की समस्या है, टॉन्सिलाइटिस है पेशेंट को, या फिर किसी पेशेंट को एडिनोइड्स हैं, तो उनमें भी ये समस्या रहती है। और कई बार क्या होता है कि लो इम्यूनिटी की वजह से भी ये दिक्कत रहती है। आयुर्वेद में इसको वात, पित्त और कफ से रिलेटेड माना है। जनरली ये कफज व्याधि है, परंतु कफ में जब वात और पित्त का प्रकोप रहता है तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। तो हम बात करते हैं इसके डायग्नोज के बारे में। इसके डायग्नोज कैसे होगा? डायग्नोज जनरली जब पेशेंट आता है तो उसके लक्षणों से ही पता लगता है इसको साइनोसाइटिस की दिक्कत है। दूसरा, अगर हम कराने जाते हैं तो इसमें एक एक्सरे होता है। उस एक्सरे में जो साइनसेस हैं, जो साइनस वो हेजी मिलेंगे, मतलब वो उसमें जो साइनस आएंगे वो धुंधले होंगे थोड़े, तो उससे डायग्नोज हो जाता है कि इसको साइनोसाइटिस की समस्या है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके ट्रीटमेंट में हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रिकॉशन। इसमें ठंडी और खट्टी चीज़ों का परहेज रखना है। ठंडी चीज़ें जैसे दही हो गई, चावल हो गए, कढ़ी हो गई, और आइसक्रीम होगी, कोल्ड ड्रिंक होगी, ठंडे जूस हो गए, पैक्ड फूड हो गए जो ठंडे हैं, उन चीज़ों से परहेज रखना है। और इसमें खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। दूसरा, इसमें धूल मिट्टी वाली जगह पे नहीं जाना होता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, कोई पोल्यूशन कहीं पे ज़्यादा हो रहा है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर जाना भी पड़े तो मास्क लगा के जाना है। तीसरा, गर्म से ठंडे में और ठंडे से गर्म का परहेज रखना है। यानी जैसे कहीं पर एसी चल रहा है तो आप एसी से तुरंत एकदम धूप वाली जगह पे ना जाएं, और अगर किसी धूप में है तो तुरंत एसी वाली जगह में ना आए।
उसमें पहले बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करें, जैसे एसी से पहले नॉर्मल कमरे में बैठे फिर धूप में जाएं, और जैसे धूप में है तो उससे पहले नॉर्मल कमरे में आए फिर आप एसी में बैठें। तो इन चीज़ों का परहेज रखना है कि गर्म से ठंडे और ठंडे से गर्म स्थान पर तुरंत नहीं जाना चाहिए। दूसरा बात करते हैं प्राणायाम की। इसमें प्राणायाम का बहुत महत्व है। भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम, इन चारों को 5-5 मिनट करना है। तीसरा अब हम बात करते हैं घरेलू उपचार की। घरेलू उपचार में सबसे पहला पार्ट आता है नेति का। इसमें नेति करनी है। नेति के लिए बाजार में एक पात्र मिल जाता है, उसे जल नेति करनी है। जल नेति कैसे करनी है? गुनगुने गर्म जल से, गुनगुने गर्म जल में 1 चुटकी सेंधा नमक की डालनी है और उस जल से नेति करनी है। नेति से क्या होगा कि वो जमा हुआ जितना भी रेशा वो सारा बाहर निकल जाएगा और जो अंदर से शुद्धि हो जाएगी। तो जल नेति रेगुलर यूज करना है। इसको कम से कम 40 दिन तक जल नेति को करें तो बहुत बढ़िया इसके परिणाम मिलते हैं। दूसरा, जल नेति करनी है सुबह के समय पे, और शाम के समय पे करना है कि स्टीम लेनी है। स्टीम यानी जो पानी को गर्म करना है, पानी को उबालना है और उस उबलते हुए पानी की स्टीम लेनी है, उसकी भाप लेनी है। और उस भाप को लेने के बाद तुरंत ठंडे में नहीं जाना है, या पंखे में जाना है। उस भाप को लेकर कम से कम आधा से 1 घंटे तक निर्वात स्थान पे रहना है, मतलब जहाँ पे वायु ना हो उस स्थान पे रहना है, जहाँ पे हवा ना लगे पेशेंट को। दूसरा, इसमें नाक की मालिश करनी है। नाक की मालिश बीएन ऑयल या तिल के तेल से कर सकते हैं। नाक की खूब अच्छी तरीके से मालिश करनी है। नाक की मालिश करनी है। जो गालों का ये पार्ट है उस पार्ट की मालिश करनी है। जो फ्रंटल, जो माथा है, जो फ्रंटल बोन वाला पार्ट है, जो फ्रंटल साइनोसाइटिस का पार्ट है, जो माथे का पार्ट है, उसमें मालिश करनी है। मालिश करने के बाद पेशेंट को लिटा देना है। लिटाने के बाद दोनों नासा छिद्रों में, दोनों नोस्ट्रिल्स में 2-2 बूंदे तेल की डालनी है, बीएन ऑयल की या तिल के तेल की। उसको तिल के तेल की गुनगुनी गर्म करके उसके तिल के तेल की 2-2 बूंदे नाक में डालनी है और पूरी जोर से ऊपर तक खींचना है। जो आवाज आनी चाहिए पेशेंट को, जैसे ये ऐसे लिटा के पूरी जोर से उसको ऊपर तक खिंचवाना है। जो फिर रेशा है उसको बाहर थूकना है। और तीसरा, उसको जो बेसन है, बेसन लेना है। बेसन का पतला पतला देसी घी में हलवा बनाना है। देसी घी में हलवा बना के पतला पतला उसमें 2 काली मिर्च पीस के डालनी है और उसको रात को सोते समय खाना है। उससे पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलेगा। और इसके लिए मैं एक नुस्खा भी बता रहा हूँ। आधा चम्मच अदरक का रस, आधा चम्मच शहद, भुनी हुई हल्दी 4 चुटकी और 2 चुटकी काली मिर्च की, इनको मिक्स करके पेशेंट को चाटने के लिए देनी है रात को सोते समय और सुबह खाली पेट। तो इससे पेशेंट को बहुत लाभ मिलेगा। अगर किसी पेशेंट को इनसे भी लाभ नहीं मिल रहा है तो हमने 2 प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, सिद्धकफ चटनी और सिद्धकफ सिरप। सिद्धकफ चटनी का 1-1 चम्मच दिन में 3 बार लेना है और उसके ऊपर से 1 कप तेज गर्म पानी में 3 चम्मच सिद्धकफ सिरप के डालने हैं और चाय की तरह पीना है। पहले सिद्धकफ चटनी खानी है, उसके ऊपर तुरंत बाद चाय की तरह सिद्धकफ सिरप पीना है। तो इससे पेशेंट को तुरंत लाभ मिलेगा। साइनोसाइटिस की समस्या से उसको जड़ से राहत मिलेगी। अगर फिर भी आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो साइनोसाइटिस से ग्रसित थे, आज की डेट में बिल्कुल ठीक हैं। तो अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।